हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करने के लिए। आज मैं आपसे डीएनए रिपेयर सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही थी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और डीएनए रिपेयर सिस्टम में आपको याद भी होगा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए फोटोलाइज के बारे में। और जो सेकेंड वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक्सीजन रिपेयर के बारे में बात की थी और डिस्कस किया था अबाउट बेस एक्सीजन रिपेयर। आज उसी सीरीज़ में मैं आगे बढ़ने वाला हूं और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के बारे में, या जिसको हम लोग NER के नाम से भी जानते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो हेडिंग देख पा रहे होंगे वो होगी NER, यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये कौन सी टेक्निक है। NER न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की टेक्निक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर नाम आ रहा है तो इसका मतलब यही हो गया कि ये भी एक तरीके का रिपेयर सिस्टम है। और कौन सा रिपेयर सिस्टम है ये इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है। कौन सा? इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। अब आप पूछेंगे कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में कभी भी आपका जो बॉन्ड होता है, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, वो हमेशा तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में कभी भी आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है इसको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोलेंगे कि हम लोग सर ऑलरेडी तो जो बेस एक्सीजन रिपेयर है उसमें देख चुके हैं कि इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या होता है। तो अभी आप नया क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में क्या नया होता है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सारी बातें हैं, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खासकर यहाँ पे एंजाइम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं कि ये सिमिलर टू बेस एक्सीजन रिपेयर है। देखिए नाम से भी हमें समझ में आ ही रहा था कि एक तरीके का एक्सीजन रिपेयर है। बेस एक्सीजन रिपेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेस एक्सीजन रिपेयर जैसा ही है। बट आपको याद होगा कि बेस एक्सीजन रिपेयर में हम लोगों ने एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक चीज़ देखी थी वहाँ पे, कि बेस एक्सीजन रिपेयर में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा कि अगर आप देखें कि ये बॉन्ड्स कौन से थे, ये वाले बॉन्ड्स, ये दीज बॉन्ड्स वर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से क्या किया जा रहा है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की मदद से जो हमारे जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो शुगर से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो शुगर के साथ जो बॉन्ड बनता है उसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो जो फॉल्टी नाइट्रोजनस बेस होता है, यानी कि जो गड़बड़ नाइट्रोजनस बेस होगा उसको काट करके अलग कर दिया जाता है। दैट मीन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। और वहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा था वो था डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। क्या नाम था उसका? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। चला जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कौन सा नाम था, क्या नाम था इस एंजाइम का? नाम था डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ग्लाइकोसाइलेज। तो ये एंजाइम का नाम था जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। अब वापस आते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको फॉल्टी नाइट्रोजनस बेस को सबसे पहले रिमूव नहीं करना होता इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो यही पॉइंट सेकंड है कि इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय रिमूवल ऑफ डैमेज्ड बेस। तो पहले डैमेज्ड बेस को आपको रिमूव नहीं करना, ठीक। दूसरी चीज़ क्या हो गई? कैन एक्ट ऑन मोर डैमेज्ड एरियाज। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है उन एरियाज़ में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। थोड़े मोड़े डैमेजेस के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर को नहीं देखा जाता, बल्कि अगर मैं हायर जो रिसर्च पेपर्स वगैरह को अगर पढ़ने की बात करूं तो वहाँ पे मेंशन्ड भी है कि आप बड़े एरियाज़ को भी ब्रेक कर सकते हैं, बड़े एरियाज़ को भी रिपेयर कर सकते हैं, और छोटे छोटे शॉर्ट पैचेस को भी रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आखिर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर काम करता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑन
ईदर साइड ऑफ द लीजन। और ईदर साइड ऑफ द लीजन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर ये मेरा एक स्ट्रैंड है, ठीक है ना, अब इस स्ट्रैंड के ऊपर मान लीजिए कि ये एक और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। अब इस नए स्ट्रैंड्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ फॉल्ट हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई इस एरिया में। तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो ये क्या हो गया, ये लीजन हो गया मेरा। दिस इज़ कॉल्ड एज लीजन, इसी को आप लीजन कहते हैं। अब लीजन जब गड़बड़ है या लीजन क्रिएटेड है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, जो शुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। दैट मीन्स शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, एस और पी के बीच में जो बॉन्ड होता है इसी को हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। आपको याद भी होगा कि 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता था उसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते थे। तो जो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे उनको यहाँ से कट कर दिया जाएगा दोनों एंड से, ठीक। तो अब क्या हो गया, जो स्ट्रैंड है, जो यानी कि लीजन वाला जो पोर्शन है वो मेन स्ट्रैंड से इधर से भी अलग हो चुका है और इधर से भी अलग हो चुका है, दोनों चीज़ें अलग हो चुकी हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब जो स्ट्रैंड, जो लीजन है जहाँ पे प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो इधर वाले मेन स्ट्रैंड से कट चुका है, अलग हो चुका है, इधर वाले मेन स्ट्रैंड से कट चुका है, अलग हो चुका है। लेकिन अभी भी ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अपने नीचे टेम्पलेट स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। समझ पा रहे हैं आप, जो ये वाला जो प्रॉब्लमैटिक स्ट्रैंड है, प्रॉब्लमैटिक एरिया जो है, लीजन जो है, वो नीचे से अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड से कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, पहली बात। अब उसके बाद ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन टेक्स प्लेस। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन का मतलब क्या हो गया, अभी तक जो ये लीजन क्रिएट हुआ था, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये जो लीजन क्रिएट हुआ था उसको मैंने सेपरेट करवा दिया, क्योंकि यहाँ से गैप हो गया और ये गड़बड़ थी और यहाँ से इस तरीके का हो गया। दैट मीन्स ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड लीजन को, या जो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको यहाँ से हम रिमूव करवा देंगे। दिस विल बी एक्साइज्ड, इसको यहाँ से क्या करना, एक्साइज करा दिया या इसको यहाँ से रिमूव करा दिया, यही चीज़ यहाँ से होनी है, ठीक। अब क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। किस तरीके से गैप क्रिएट होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड था, यहाँ पे आपने इस तरीके से बनाया और यहाँ पे आपने इस तरीके से बनाया, और ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक्साइज हो चुका है उसकी वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे एक गैप का क्रिएशन हो चुका है। अब अगर गैप का क्रिएशन हो गया है तो इस गैप को क्या करना पड़ेगा, इस गैप को यहाँ से रिपेयर करवाना पड़ेगा। कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये था मेन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर मैंने यहाँ पे इसको रिपेयर करवा दिया। कैसे रिपेयर, इस तरीके से मान लीजिए मैंने रिपेयर करवाया इसको ऐसे, और यहाँ पे हमारा पुराना ही स्ट्रैंड है। अब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करने के लिए कौन आ जाएगा, ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा लाइगेज। तो लाइगेज ने यहाँ पे बॉन्ड बनवा दिया, यहाँ पे बॉन्ड बनवा दिया, इस तरीके से लाइगेज। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आखिर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर काम करता है। अभी और डेप्थ में हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी बातें हमें देखनी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो सबसे बढ़िया तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो स्टडी किया गया है वो है यूवीआर सिस्टम ऑफ एक्सीजन रिपेयर। क्या कहा मैंने, जो सबसे बेहतरीन ढंग से जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पढ़ा गया है वो हमारा है यूवीआर सिस्टम ऑफ एक्सीजन रिपेयर। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो यूवीआर सिस्टम है ना वो एक तरीके से एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है उसका एग्जाम्पल है यूवीआर सिस्टम। अब यूवीआर सिस्टम के बारे में ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है, ये शॉर्ट स्ट्रेच को रिमूव करने की कोशिश करता है। शॉर्ट स्ट्रेच मतलब लगभग 12 न्यूक्लियोटाइड्स का जो पोर्शन होगा, जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें प्रॉब्लम होगी, उसको रिमूव करवा सकता है यूवीआर एक्सीजन रिपेयर। कैसे करवाता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यूवीआर एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं या
3 जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये जीन्स हैं तो ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाएंगे या एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका UVRA, दूसरा UVRB और तीसरा UVRC। नाम से भी तो समझ में आ रहा था UVR सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, UVRA, UVRB, UVRC। ये तीनों के तीनों जीन्स होंगे। अब जीन्स का जब ट्रांसलेशन होता है तो वो प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाते हैं। कौन सा एंजाइम यहाँ पे बनेगा, इन तीनों को कंबाइन करके एक कॉमन नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ABC एक्जी न्यूक्लियस। क्या बोलोगे, ABC एक्जी न्यूक्लियस। इसका नाम है ABC एक्जी न्यूक्लियस। नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूक्लियस नाम है, तो ये क्या काम करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक कर देगा, न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक कर देगा। और हमें ब्रेक ही तो करवाना था, क्यों, क्योंकि आपको याद है ना, जो लीजन था उसके दोनों साइड में हमें कट करवाना था। तो ये भी ABC एक्जी न्यूक्लियस है जो कि कट क्रिएट करेगा। किस तरीके से कट क्रिएट करेगा उसको भी अभी समझते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं मैकेनिज्म कि किस तरीके से आखिर UVRABC एक्जी न्यूक्लियस किस तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। तो मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, UVRA और UVRB जो हमारे एंजाइम्स हैं वो आकर के जो DNA डैमेज्ड साइट है उसके ऊपर जाकर के अटैच हो जाते हैं। कहने को UVRA और UVRB दोनों जाकर के अटैच होते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जो काम कर रहा होता है वो UVRA होता है। UVRA ही रिकॉग्नाइज करता है डैमेज को, ठीक है। जहाँ पर भी डैमेज होगा उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होगा, UVRA का काम होगा उसको रिकॉग्नाइज करने का। नेक्स्ट पॉइंट, UVRA रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ से विदा हो जाता है, निकल जाता है, अलग हट जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं UVRA डिपार्चर। क्या बोलेंगे, UVRA डिपार्चर। तो UVRA यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। फिर आता है यहाँ पे UVRC। अब UVRA निकल चुका है, UVRA की जगह पे आ रहा है UVRC। UVRC और UVRB अब साथ में मिलकर के एक डाइमर बना लेते हैं। तो या UVRB और UVRC, क्योंकि UVRA तो निकल चुका था, बचा कौन था, UVRB। अब बाहर से कौन आया, UVRC। तो UVRB और C ये दोनों मिलकर के डाइमर बना लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए, अभी सारे का सारा जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको डायग्राम के फॉर्म में आपको सिखाऊंगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि UVRB और C एक साथ मिलकर के डाइमर बना लेते हैं, और क्या होता है, यहाँ पे DNA को जहाँ पे डैमेज था वहाँ से क्लीव कर दिया जाता है। कैसे क्लीव किया जाएगा, लगभग जो 5 प्राइम एंड है, जैसे कि मान लीजिए कि ये लीजन है, इस जगह पे लीजन है। अब इस लीजन के 5 प्राइम साइड पे लगभग 8 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दूर कट कर दिया जाता है, और 3 प्राइम एंड से 4th या 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दूर कट कर दिया जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, एक बार दोबारा डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये मेरा नॉर्मल जो करेक्ट स्ट्रैंड था वो है, इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे लीजन है, ठीक है। अब ये तो पहले पूरा का पूरा स्ट्रैंड रहा होगा इस तरीके का, यहाँ पे मान लीजिए कि ये लीजन है इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पे लीजन है तो ये मान लीजिए कि हमारा, सपोज करिए कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब 5 प्राइम एंड के साइड लगभग 8 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दूर कट कर दिया जाता है, और 3 प्राइम एंड के साइड में लगभग 4 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दूर कट कर दिया जाता है। इस तरीके की कुछ कहानी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद है आपको समझ में ये बात आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब आपने कट कर दिया, दैट मीन्स जब ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपने कट क्रिएट कर दिया, कट क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके का आप दिख रहा है, ऐसे, और ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये क्रिएट हो चुका है, और थोड़ा इसको बढ़ा देना चाहिए, यस, कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब क्या होगा, UVRD जो कि एक हेलिकेज होता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। UVRD का क्या प्रॉपर्टी है, ये हेलिकेज होता है, हेलिकेज, या इसको हेलिकेज 2 बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा यहाँ पे, और ये जितना भी ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है इसको यहाँ से रिमूव करवा दिया जाएगा या एक्साइज करा दिया जाएगा। ये काम किसका है, UVRD का।
सर ये एक्सीजन कैसे हो सकता होगा? जाहिर सी बात है कि ये हेलिकेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने का काम हेलिकेज का होता है। तो हेलिकेज क्या किया, वो जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड था उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किए और इतना पूरा रीजन जो है वो निकाल करके अलग कर दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या, ज़रा देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिनेरियो क्रिएट हो गई होगी। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में क्या हो गया, आप कहेंगे सर बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। ठीक, अब गैप को फिल करने का काम किसका होगा? जाहिर सी बात है गैप फिलिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज 1 गैप को फिल करने के काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। इसी का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्नबर्ग एंजाइम। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और दिया होता है, रिलीज सिंगल स्ट्रैंड बिटवीन द टू कट्स। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो लीजन था उसको एक्साइज कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आकर के जो भी गड़बड़ रहा होगा उसको दोबारा से फॉर्म किया होगा या गैप को फिल किया होगा। चलिए ज़रा देखते हैं कैसे किया होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का था। उसके बाद यहाँ पे ऐसा गैप क्रिएट हो गया था और फिर फाइनली हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 ने इसको फिल कर दिया था ऐसे। अभी भी लेकिन देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 ये बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए हमें कौन चाहिए? लाइगेज चाहिए। तो लाइगेज आकर के यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से हमारा फाइनल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं डीएनए लाइगेज क्या काम कर रहा है, गैप की सीलिंग कर दे रहा है। डीएनए लाइगेज आकर के क्या करेगा? गैप को फिक्स कर देगा, सील कर देगा। अच्छा, अगर हमारा जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये ठीक से काम नहीं करता, यानी कि डेफिशिएंसी है, काम नहीं कर पा रहा ठीक से, तो दो तरीके की डिजीज़ेस देखी जाती है। सबसे कॉमन जो डिजीज़ यहाँ पे पूछी जाती है और देखी जाती है वो है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो इस डिजीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज़ हो सकती है। तो इससे जो बच्चे जो सफ़र करते हैं उनको हम लोग कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ मून। चिल्ड्रन ऑफ मून क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में इनका जो डीएनए होता है उसमें मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन हो सकता है और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर उसको ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा, जिसकी मदद से और या जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा कोकियाने सिंड्रोम भी इसका एक डिजीज़ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दो डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि XPA और XPG, मतलब XPA से लेकर के XPG, XPA, B, C, D, E, F, G, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग स्टेजेस में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में ये जीन्स होते नहीं तो इसीलिए देखिए इनके नाम को ही XP बोला गया है, XPA। ठीक, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में XPA ये सब होंगे, बट अगर कोई ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम से अगर कोई इंडिविजुअल सफ़र कर रहा होगा तो उसके अंदर किसी स्टेज पे ये चीज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, लेवाइंस जीन 12 से उठाई हुई है ये इमेज मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डीफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं डीफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। इसको अगर आप देखें तो दिस इज़ डीफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के डीफॉर्मेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉइलिंग है, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड स्ट्रैंड है, वो नहीं देखने को मिल रहे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में देख रहे हैं कि यहाँ पे UVRA और UVRB आकर के बाइंड करते हैं, जिसमें से याद रखिएगा कि मेन फंक्शन होता है UVRA का क्या? रिकॉग्नाइज करना। किसको? जो भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम UVRA का होता है। ठीक, तो UVRA जो है इट रिकॉग्नाइजेज द डैमेज एंड बाइंड्स विद UVRB। तो UVRA डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और साथ ही साथ UVRB के साथ बाइंडेड फॉर्म में भी रहेगा। जैसे ही डैमेज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो UVRA को वहाँ से रिलीज आउट कर दिया जाता है, क्योंकि UVRA का काम हो चुका है, उसने
जो भी प्रॉब्लमेटिक रीजन था उसको आइडेंटिफाई करके उसको उसका काम ख़त्म हो गया, तो UVRA यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे UVRC का काम, दैट मीन्स UVRA यहाँ से विदा हुआ और यहाँ पे आ कौन गया, UVRC आ गया। अब UVRB और C आपस में एक डाइमर बना लेते हैं। फिर UVRC का क्या काम होता है, UVRC निक्स DNA ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डैमेज। तो डैमेज जो आई मीन टू से जो भी प्रॉब्लमेटिक जो लीजन था उसके दोनों एंड पे ये UVRC निकिंग कर देगा। फिर क्या होगा, UVRD जो है वो हेलिकेज की तरीके से काम करेगा और जो भी डैमेज्ड DNA था उसको रिमूव आउट कर देगा, एक्साइज कर देगा। उसके बाद आता है आपका DNA पॉलीमरेज, वो तो आपको पता ही है, और फिर आएगा आपका लाइगेज। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके के लीजन से हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर बचाता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर आपको देखने को मिल रहा है। साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर में क्या होता है, अगर दो पिरिमिडीन्स ऊपर नीचे मौजूद हैं, देखिए जैसे कि ये भी एक पिरिमिडीन है और यहाँ पर भी एक पिरिमिडीन आपको देखने को मिल रहा है। कहने को तो ये तो शुगर है ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो बेसेस हैं ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस ने आपस में क्या क्या फॉर्म कर लिया है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन की एक चेन बना ली है। कैसे कैसे, ये देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक पूरा एक चेन, एक जैसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बन चुका है। इसी को आप साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर बोलते हैं। वहीं साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर तो बनता ही है, इसके अलावा 6-4 फोटो प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। ये 6-4 फोटो प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, ये भी देखिए यहाँ पे पिरिमिडीन है, यहाँ पे पिरिमिडीन है। इस तरीके से ना फॉर्म होकर के अब की बार क्या हुआ, इन्होंने ये क्रॉस बना लिया, यानी कि इसका छठा कार्बन इसके चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 6-4 फोटो प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तो इसको ठीक करने का काम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और बहुत बेहतरीन डायग्राम जो है ये अगर आप देखें तो बेसिकली ये वाटसन से लिया गया डायग्राम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, डिस्टॉर्शन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होगा, UVRA का। UVRB भी साथ में जुड़ा हुआ है, UVRA ने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद UVRA यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद UVRB अभी भी जुड़ा हुआ है, फिर UVRC आएगा। UVRC यहाँ पे कटिंग करेगा, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि yes, तो UVRC forms a complex with UVRB and creates nick at 3' to the lesion and 5' to the lesion। तो UVRC आकर के निकिंग कर देगा और फिर फाइनली UVRC यहाँ से निकलेगा और UVRD जो है वो यहाँ पे आकर के जो लीजन होगा उसको यहाँ पे आकर के रिमूव कर देगा, क्योंकि वो हेलिकेज 2 की तरीके से काम कर रहा था। और फिर फाइनली DNA पॉलीमरेज 1 आकर के और लाइगेज आकर के स्ट्रैंड्स को सील कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी UVRA के बारे में, B के बारे में, C के बारे में और D के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दिया, सीरोडर्मा पिगमेंटोसम के बारे में बताया, कोकायने सिंड्रोम के बारे में बताया और एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर काम करता है। यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए एंजाइम्स का नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।